हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चल रहा था, जिसमें कि आज आप लोग के लिए फार्मूला लेके आए हैं। टोटल फार्मूला, जितना भी फार्मूला होता है क्लास 10th में मैथ्स में, टोटल फार्मूला लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इससे चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर में पहला फार्मूला आप लोग को याद रखना है, जो कि अब की बार एग्जाम देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा फार्मूला जो है पूछने वाला, बहुत सारा फार्मूला डायरेक्ट ही पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है भाज्य बराबर, जानते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको याद भी करते जाइएगा, एक बार रिमाइंडर अच्छा से कर लीजिएगा। अगला है भाजक बराबर कहेगा, तो यहाँ भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य इधर चल जाएगा तो माइनस शेषफल बटे भागफल आ गया। और भागफल कहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागफल बराबर, तो यहाँ पर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी याद रखते हैं। और यहाँ शेषफल अगर निकालने कहेगा तो शेषफल बराबर, ये दोनों उधर चल जाएगा माइनस में, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। और यहाँ आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जहाँ आर जो है क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। आर जो होना चाहिए यानी रिमाइंडर यानी शेषफल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखना है, फार्मूला है। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल अगर दी कहेगा तो क्या करना है, उनका मौ 100 गुना लॉ 100 यानी एलसीएम, यानी मौ 100 को क्या कहते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या मान लीजिए ए और दूसरा संख्या बी, तो यहाँ पर ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से जितना भी है इसको याद रखना आप लोग। वास्तविक संख्या से इतना फार्मूला पूछता है। अगला जो है दूसरा है आप लोग का बहुपद। बहुपद को ध्यान दीजिएगा। बहुपद में आप लोग को याद रखना है, कहेगा एक पहला फार्मूला होगा बहुपद के लिए, जानते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। व्यापक रूप रैखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी, जहाँ याद रखना है यहाँ पर कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए अगर दी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर बहुपद का मीनिंग ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बी बच जाएगा। ए अगर दी जीरो हो जाएगा तो यहाँ ए कहता है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कहता है अगर दी इसका यहाँ पर पूछेगा इसका घात कितना है तो 1 है, इसलिए इसको घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और प्लस में यहाँ पर घात 1 है, इसका पूछेगा तो पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो 1 याद रखना है। कितना होता है 1, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है कौन सा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और कहेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है 2। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या कहेगा व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और कहेगा त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, इसको भी याद रखना है। अगला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद अगर निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही याद रखना है आप लोग को। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। और याद रखना है बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है। तो क्या कहलाएगा समीकरण, जैसे कि याद देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहीं पर लिखा हो रहा है तो इसको कहते हैं बहुपद। इसको क्या कहते हैं, बहुपद। अगर यहाँ पर सिर्फ 0 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहला जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है, बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा दे तो यहाँ पर समीकरण ही कहला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर आप लोग को याद रखना है शून्यकों का योग कहेगा, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला ये अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो हल कीजिएगा तो माइनस बी बाय सी। अगर दी
ये द्विघात बहुपद के लिए था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग कहेगा, त्रिघात बहुपद में जानते हैं 3 घात होगा, इसलिए उसका शून्यक भी कितना निकलेगा 3। तो यहाँ पर याद रखना अल्फा प्लस बीटा 2 करके शून्यकों का योग पहले लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। ठीक है, अगला जो है अल्फा बीटा 2 करके लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाय ए। और अगला है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय ए। इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला है आप लोग के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगला क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा टॉपिक हुआ। तो इसमें जो है याद रखना आप लोग को a1/a2। यहाँ पर देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2 चर, चर मतलब हुआ यहाँ पर x का, यहाँ पर चर कहते हैं x और y को। इसमें देखिए चर इसमें क्या गो है, 2 गो है, यहाँ कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर चर इसमें भी 2 गो है, तो इसलिए इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल लिखने के लिए देखिए पहला क्या है, यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह है, b1/b2। तो इसको क्या कहते हैं, संगत। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल ये सब पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, संगत कहेंगे, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसको क्या करेंगे, संगत। ऑप्शन में वहाँ दिया लिखा रहेगा, या फिर इसको केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, एक हल, यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ इसको ग्राफ पे कहेंगे प्रतिच्छेदी, या इसी को क्या कहते हैं, अविरोधी। इसको क्या कहते हैं, अविरोधी। अगर यदि याद रखना है a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2, इसको क्या कहते हैं, संगत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। और जब बराबर नहीं है c1/c2, तो यहाँ पर क्या था, पहले केवल एक हल, यहाँ पर कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। यहाँ पर प्रतिच्छेदी था, यहाँ पर समांतर होगा। इसको क्या कहते हैं, समांतर। यहाँ अविरोधी, यहाँ क्या हो जाएगा, विरोधी। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2। अब बराबर हो जाए c1/c2, तो उसके लिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखना है संगत। क्या कहते हैं, संगत। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अनेक हल इसका निकलेगा। ठीक है, और इसको ग्राफ पे क्या कहते हैं, संपाती, यानी इसको। और यहाँ पर विरोधी, यहाँ अविरोधी, विरोधी, यहाँ क्या कहेंगे, आश्रित। क्या कहेंगे, आश्रित। इस प्रकार से इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला चल रहे हैं किसमें, द्विघात समीकरण में। अगला कौन सा टॉपिक है, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में आप लोग को द्विघात समीकरण जानते हैं क्या होता है, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको जब हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद क्या होता है मेरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a आता है। ठीक है, इसी को 2 पार्ट में अलग अलग बांट देते हैं, तो माइनस प्लस यहाँ पर b² माइनस 4ac बाय 2a, एगो यहाँ पर और दूसरा माइनस वाला लिख देते हैं। इसी प्रकार से माइनस b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा मान लेता है, इसको क्या मानते हैं, बीटा। तो वही कहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भी है। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण में अगर दी कहेगा d बराबर, यानी d यानी विवेचक निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगाना है b² माइनस 4ac, यानी कि जब d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, जब कहता है 0 के बराबर हो, d किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक होंगे। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक। यहाँ पर दिमाग में रखना है, जब d कहता है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक। और कहता है d यानी b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक भी और असमान होगा। इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, और कहता है d यानी b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तो मूल क्या होगा, अवास्तविक, यानी इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा जब 0 से छोटा होगा d का मान। ठीक है, रूट के अंदर में निगेटिव नहीं आता है, निगेटिव उसके लिए पढ़ेंगे आप लोग 11th 12th में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मूल
मूल यानी हल, यहाँ पर x का मान 2 गो निकलेगा, इसका प्लस माइनस है इसलिए, यहाँ पर अल्फा इसको बोले थे, इसका क्या बोले थे बीटा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुपद का हो गया। अगला जो है समांतर श्रेणी, अगला किसका है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप लोग जानते हैं समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, 2 4 6 8 इस प्रकार से क्या है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड में फर्स्ट को घटाते हैं, ठीक है। तो डी तो वही कहता है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 यानी सेकेंड पद में फर्स्ट पद को घटाते हैं, तो डी निकलता है। डी निकालने का तरीका समझे, याद रखना है। अब an बराबर कहीं पर फॉर्मूला लिखा रहेगा, an बराबर तो क्या लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखना है। और sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर याद रखना है कि n/2 और 2a क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखना है। और यहाँ पर देखिए अंतिम पद n को यहाँ पर इस जगह में लिख देते हैं, a को क्या कहते हैं प्रथम पद, a को क्या कहते हैं प्रथम पद, d को क्या कहते हैं सार्व अंतर, d को क्या कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं, और n को कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या, और an को कहते हैं अंतिम पद, an को क्या कहते हैं अंतिम पद, या इसी को कहते हैं nवां पद, क्या कहते हैं nवां पद, ठीक है। और यहाँ पर अब Sn बराबर फार्मूला, Sn में इसको कहते हैं यहाँ पर योग, पदों का योग, पदों का n पदों का योग कहिए, n पदों का योग, योग योग मतलब जोड़, Sn योग हुआ। यहाँ पर Sn बराबर इसको भी याद रखना, और Sn बराबर n/2 a प्लस an, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए दूसरा AP का टोटल फार्मूला हो गया। अब अगला जो है आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति, अगला क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से देखिए फार्मूला क्या बनता है, इसको ध्यान में रखना है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं आप लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला फार्मूला है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति इस प्रकार से जो बनता है, इस जगह फिगर बना देता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको कहते हैं x अक्ष, क्या कहते हैं x अक्ष, इसको क्या कहते हैं y अक्ष, इसको क्या कहते हैं y अक्ष, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश अक्ष कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद, क्या बोलते हैं प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ पाद। अब प्रथम पाद में जानते हैं x का और y का मान जो होता है प्लस में होता है, और द्वितीय पाद में x का निगेटिव होता है और y का क्या होता है प्लस, ठीक है। और तृतीय पाद में x का निगेटिव और y का भी निगेटिव, नीचे की ओर निगेटिव होता है। और चतुर्थ पाद में जो है आप लोग को याद रखना है x का प्लस होता है और यहाँ y का जो है क्या होता है माइनस, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनेगा। जैसे पूछ देगा आप लोग को, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 3 और 4 कौन सा पाद में है, तो यहाँ पर लिखना होगा फर्स्ट पाद यानी प्रथम पाद में होगा। कहीं पर लिखा रहेगा 4 माइनस 3, यहाँ पर दिमाग में देखिए दोनों प्लस में था इसलिए प्रथम पाद हुआ। यहाँ देखिए 4 किस में है प्लस में, और ये किस में है 3 माइनस में। यहाँ पर देखिए 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो कौन सा चतुर्थ पाद। इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना होगा कौन सा चतुर्थ पाद में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बताना है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज यहाँ पर जो इस तरह से है इसको क्या कहते हैं x अक्ष, और कहते हैं उदग्र, उदग्र यानी जो सीधा खड़ा है रेखा उसको क्या कहते हैं y अक्ष कहते हैं, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा एवं उदग्र रेखा प्रतिच्छेद करते, देखिए क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, या उदग्र रेखा, दोनों जहाँ पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु, याद रखना है मूल बिंदु, मूल बिंदु करते हैं। उस बिंदु
उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इसका निर्देशांक पूछेगा क्या होता है? 0 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस पूछता ही यार एक बार, एक तो ऑब्जेक्टिव इससे पूछता ही है। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 0 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक में दो मान x और y होते हैं जिनमें पहले को x को भुज कहते हैं। x को क्या कहते हैं? भुज, याद रखना है। और y दूसरे को, y को कोटि कहते हैं। यानी कि आप लोग को याद रखना है, कहीं पर लिखा रहता है x और y इस तरह से, तो इसको x वाला को क्या कहते हैं? भुज। x को क्या कहते हैं? भुज। और y को क्या कहते हैं? कोटि। y को क्या कहते हैं? कोटि। यानी कि कहीं पर लिखा रहेगा 4 और 3 निर्देशांक दे दिया आपको, पूछेगा इसमें भुज क्या है, तो भुज कितना है? 4 है। और कोटि कितना है? कोटि इसको 3 को कहेंगे। ठीक है, यही याद रखना है आप लोग को, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है यार एक बार, तो यही समझना है आप लोग को। एक्स वाला को भुज कहते हैं, वाई वाला को कोटि कहते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए क्या है, कहता है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज और x के निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर बता दिए, यहाँ पर जो है उसको x अक्ष से दूरी क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, y निर्देशांक कहलाती है। अब यहाँ पर समझिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जानते हैं x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 आता है, याद रखना है इसको। x अक्ष पर y का निर्देशांक पूछेगा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो इसीलिए x अक्ष लिखा रहेगा तो x और y क्या होगा? 0। और y अक्ष पर y का मान तो होगा, लेकिन x का 0 होता है। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0। अगला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र याद रखना है, क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला है मूल बिंदु सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब पूछता ही यार एक बार, तो आप लोग को ध्यान से याद रखना है। मूल बिंदु सूत्र क्या आता है? √x² प्लस y²। ठीक है। अगला है मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस प्रकार से इसको भी दिमाग में रखना है। अगला है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पर है। त्रिभुज यानी कि समझिए, यहाँ पर त्रिभुज को भी दिया रहेगा इस तरह से ABC। इसका निर्देशांक यानी शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है, इस तरह से दिया रहेगा, और CX3 Y3। ठीक है। इसमें पूछेगा आपको, यहाँ पर केंद्रक बीच में होता है केंद्रक, तो इसी का निर्देशांक पूछेगा, तो उसी के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना आप लोग को। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, इसको केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या लिखाइएगा? क्या लगाना है? x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 बटे 3 और y1 + y2 + y3 बटे 3। इस प्रकार से लगाना है फॉर्मूला। ठीक है। तो अगला देखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं। ए कोई बिंदु रहेगा x1 y1, ठीक है। अब बी कोई बिंदु रहेगा x2 और y2, ये दिया रहेगा। यहाँ पर P का कहेगा निर्देशांक याद कीजिए, मान लीजिए x y है, यहाँ पर जो है इसको कहेगा m1 m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है। m1 मतलब m1 लेंगे, विभाजन से P का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर पहले m1 x2 और प्लस फिर m2 लेंगे और x1 लेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है। और बटे m1 + m2। ठीक है। ये x के लिए है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब y के लिए देखिए, यहाँ पर m1, यहाँ पर फिर y के लिए m1 लेंगे तो y2 लेंगे। ठीक है। और m2 लेंगे तो y1 लेंगे। ठीक है। वही लिखे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 + m2। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग को याद रखना है। ये विभाजन सूत्र कहलाता है, अंतर विभाजन इसको कहते हैं। अगर द्विबाह्य विभाजन कहेगा, दोनों में यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, नीचे ऊपर दोनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है बाह्य विभाजन में। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कोई भी दिया रहेगा, उसका कहेगा, जैसे यहाँ पर त्रिभुज था, इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या याद रखना है? इसको याद रखने का ट्रिक भी है, अगर भूल जाते हैं तो इस तरह से परीक्षा में वृत्त बना लीजिएगा। पहले यहाँ 1 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पर 3 इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है। देखिए तीर का निशान देखिए किधर से, इधर से। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ½ 1/2 याद रखना है। x1 पहले x1 लेंगे,
इसके बाद इससे आगे से शुरू होंगे, y2 माइनस y3, देखिए y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस फिर x2 लेंगे, पहले x1 लिए थे फिर x2 लेंगे, x2 लेंगे तो इसके जस्ट आगे से शुरू होना है, क्या है 2 के आगे 3, तो यहाँ 3 माइनस 1, देखिए y3 माइनस y1 है ना। फिर अगला जो है इसी तरह से 2 लिए थे x वाला में, फिर अब 3 लेंगे x वाला में, तो x वाला में 3 लेंगे तो क्या होगा इसके आगे 1 माइनस 2, देखिए y1 माइनस y2 वही लिखा हुआ है, x3 लिए हैं तो y1 माइनस y2 इसके जस्ट आगे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है तो इस तुरंत याद जाएगा। बहुत बच्चा ऐसे भी याद रखता है, 23, 31, 12 भी याद रखता है। इसको आप लोग को याद रखने का तरीका जो भी समझ में आए अच्छा से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर है, आप लोग जानते हैं 30 से 35 नंबर हर एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, जो कि है त्रिकोणमिति, जो कि क्या है त्रिकोणमिति। जानते हैं आप लोग त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पढ़ते हैं कौन सा त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जैसे ABC कोई समकोण त्रिभुज है यानी 90 होगा, तो इसको जानते हैं क्या कहते हैं, P मतलब लंब, इसको क्या कहते हैं हिंदी में लंब। और B मतलब आधार, B मतलब क्या होता है आधार, और इसको क्या कहते हैं कर्ण, यानी इसको H से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा रहेगा कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर, तो रूट अंडर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए P बराबर कहेगा P, यानी इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण का यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो अगर P निकालने कहेगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण लेना है, तो पहले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला B मतलब आधार, आधार लेना है, उसके लिए क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये तीनों, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा, सब्जेक्टिव में भी काम देगा। जैसे अब 6 ठो आप लोग को याद रखना है, त्रिकोणमिति में कितना फलन है, फंक्शन है 6 गो, कौन कौन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखिए पहला साइन, साइन थीटा बराबर याद रखना आप लोग को, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H को इसी को हम लिख सकते हैं लंब बटे क्या बोलते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में जिसमें भी याद रहता है उसी में याद रखिए, लंब बटे कर्ण बोलिए या P/H, यानी P/H यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जैसे साइन याद रहेगा उसी का जस्ट उल्टा देना है, ठीक है। उल्टा देना यानी P/S था, इसको H/P कर देना, कॉसेक में H/P कर देना है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, इसको दिमाग में रखना है। अगला है कॉस थीटा, साइन कॉसेक, फिर यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी आधार बटे B मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको जस्ट उल्टा देना है, ठीक है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ उल्टा दीजिएगा तो क्या होगा सेक थीटा बराबर, इसे उल्टाइएगा H/B, यानी कर्ण बटे आधार। अगला है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी को उल्टा दीजिएगा कॉट थीटा बराबर B/P, यानी आधार बटे लंब, ठीक है। यहाँ पर P/B था, यहाँ पर B/P हो गया। इस तरह से टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। अगला देखिए फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है, कहीं पर लिखा रहेगा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा छूट गया है। साइन थीटा इंटू, यहाँ इंटू यानी गुना का चिन्ह रहेगा, कॉसेक थीटा पूछेगा क्या होता है तो 1, क्या होता है साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक बोले थे, दोनों का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर इसमें निकालने का आएगा तो 1 बटे नीचे ही चल जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1/कॉसेक, और कॉसेक कहेगा तो 1/साइन, इसको याद रखना है। अगला देखिए फार्मूला, अगर दिखाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, साइन अभी बताया कॉस का उल्टा सेक होता है, यहाँ कॉसेक और सेक दोनों का गुणनफल किसके बराबर 1 के बराबर होता है। और कॉस थीटा कहेगा तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, नीचे आ गया। और यदि सेक थीटा कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। अगला देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन इंटू कॉट था 1 होता है, यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना होगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। और अगर कहेगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर याद रखना आप लोग को, सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो सिद्ध करने वाला हम बहुत सारा ये सब जो है याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं।
अगला देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगला कॉट थीटा बराबर, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका उल्टा है, टेन कहेगा साइन बाय कॉस और कॉट कहेगा कॉस बाय साइन, ठीक है। अगला अगर कहीं लिखा रहेगा टेन स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर दे देना है सब में। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा कहेगा तो क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यहाँ पर अंदर में होगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा, इसको हल कीजिएगा तो टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा ना तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको हल कर दिएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा। इसको रिजल्ट को याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अंदर में रहना चाहिए स्क्वायर, यहाँ पर सब में थोड़ा सा बाहर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हल, इसको याद रख लीजिए, इसको अंदर होगा इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, 90 में अगर दी थीटा घटाएंगे तो। अगला है टेन, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अगला है कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिर है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार से इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कुछ और है इसमें जो कि आप लोग को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब डिग्री वाला मान है, डिग्री में जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छुटा हुआ है, इसी में जोड़ के याद रखना है। जैसे कि इसी जगह हम नहीं तो लिख देते हैं, यहाँ पर जो है 0 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर कितना डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री है। अगला कितना होता है 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। देखिए अगर यदि आपको कहेगा थीटा की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर करते 0, साइन 0 का मान कहेगा क्या होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री, याद रखना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 1/√2। अगला क्या है साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। इस प्रकार से याद रखना है। इसमें आप लोग को थोड़ा ये भी याद रखना है, पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। अगर यदि आपको कहीं पर कह देगा, यहाँ नीचे में लिखे हैं वैसे, यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई/2 यानी कि पाई 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 90 और पाई 180 में 3 से 60, पाई/3 को कहते हैं 60 डिग्री, पाई/4 को 45 डिग्री और पाई/6 को 30 डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना। अब यहाँ पर पहले इसको समझिए अच्छे से, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए कॉस का अगर लिखना है, कॉस 0 का मान जो साइन 90 में था वही चीज़ यहाँ 1 में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। फिर अगर देखिए कॉस 30 का मान लिखना है, साइन 60 में जो है वो यहाँ पर किस में आया है 30 में, कॉस 30 का मान, और जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का भी, दोनों देखिए सेम है, इसको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। अगला है कॉसेक, जो साइन 30 का है वही चीज़ कॉसेक 60 में आया है, देखिए इसको ध्यान से। और जो साइन 0 में है वही चीज़ कहाँ आया है कॉस 90 में, यहाँ पर कॉस 90 का मान 0, इठो याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला है टेन 0, टेन 0 का मान जानते हैं, टेन थीटा बराबर बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 0/1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। टेन 30 का मान कहेगा, टेन 30 का मान तो टेन थीटा बराबर जानते हैं साइन बाय कॉस, तो यहाँ पर इसको भी बटे में कर दीजिएगा, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/, यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3, यहाँ पर 1/√3 हो गया। अगला है टेन 45, टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इसको दिमाग में सेट रखिए, ऑब्जेक्टिव में कम देगा, बहुत कम देगा। अगला है टेन 60 √3, टेन 60 का मान √3, ठीक है। अगला है टेन 90, टेन 90 का मान इन्फिनिटी, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित जिसको कहते हैं। अगला है कॉट, जो टेन 90 में था वो कॉट 0 में आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 में आ गया।
अगला जो टेन कितना है, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान √3 है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉट 30 में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 30 में है ना, कॉट 30 का मान √3, ठीक है। अगला कॉट 45 का मान भी 1 होता है, टेन 45 का भी मान 1 होता है, दोनों को याद रखना है। अगला कॉट 30 में जो है वही चीज़ आ गया 60 में। देखिए कॉट 60 में आया कि नहीं, इसको ये याद रखना है, कोना को नहीं याद रखिए ना अच्छा से। अगला कॉट 90 का मान 0, कॉट 90 का मान 0, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ का आ गया है यहाँ पर। अगला है सेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, इसको उल्टा दीजिएगा 1/1 कितना हो जाएगा 1। फिर इसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का कॉस होता है। तो यहाँ पर जैसे साइन, यहाँ पर कितना है 30 का मान, सेक 30 का मान लिखना है, तो इसको उल्टा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए √3/2 है, तो इसको उल्टाइएगा 2/√3, तो उसी को यहाँ पर 2/√3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सेक 45, सेक 45, सेक 45 देखिए कॉस 45 का 1/√2 है, इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2 हो जाएगा। इसी तरह से सेक कितना का 60 का मान लिखना है, सेक 60 का मान देखिए जो कॉस 30 में है, कॉस 60 में है 1/2, इसको उल्टाइएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको पलटाइएगा, यहाँ पर इसके नीचे में 1 है और इसको पलटाइएगा तो 1/0, यहाँ पर 0/1 है, इसको पलटाइएगा 1/0 का मान इन्फिनिटी हो जाता है, जानते हैं। इस तरह से इन्फिनिटी हो गया, सेक 90 का मान इन्फिनिटी हो गया। अगला है कॉसेक थीटा, कॉसेक 0, कॉसेक 0 का मान यहाँ जो था 90 में वही आ गया है, ठीक है। और यहाँ 30 में जो था वही आ गया कॉसेक, यहाँ पर 30 का मान 2 और कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 45 दोनों सेम होता है सेक और कॉसेक में। और यहाँ पर देखिए 2/√3 और कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। अगला फार्मूला त्रिकोणमिति में ही है जो कि आप लोग को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर होगा, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ अंदर में दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें भी अंदर में देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहेगा तो क्या बोलिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बराबर बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। अगला जो है फॉर्मूला इसको छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा कहेगा तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए 1 - उधर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कॉस थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर याद रखना है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको दिमाग में रखिएगा ना, इसी से याद रखना है। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहीं पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसी से निकाल लीजिए। अगर दिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर कह देगा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को उधर कर दीजिएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ये तीनों फार्मूला याद रखना है। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 +, इसको उधर भेज दीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा, उसको उधर भेजिए, इसको इधर लेते आइए। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे फिर और अभी बताएंगे। अभी और फार्मूला है वृत्त का, है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का है। देखिए वृत्त, वृत्त से फार्मूला देखिए, वृत्त में क्या आता है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। इस प्रकार से जो है वृत्त पर अनेकों स्पर्श, वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त पर समझिए इसको, वृत्त है, इस पर जो है कोई एक बिंदु है,
उससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ठो केवल खींच सकते हैं, ठीक है, वही कहता है। अगला कहता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर से केवल दो स्पर्श रेखा, वृत्त के कोई वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके कहता है बाह्य बिंदु से कोई बाहर में एक बिंदु है, इससे पूछेगा कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इस पर दो, कितना, दो। इस प्रकार से जो है दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, वृत्त पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना, दो। एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पर, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पर दो। कहता है वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता है। भीतरी बिंदु पर, वृत्त के भीतर कोई भी अगर हम बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, इसके अंदर में कोई बिंदु लेंगे, इससे कोई भी रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। वही कहता है इसमें वृत्त में इतना ही फॉर्मूला है जिसको आप लोग को पूछने वाला है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोग वृत्त जानते होंगे, पढ़े हैं। देखिए जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए वृत्त के अंदर में इसको क्या कहते हैं, केंद्र। इसको क्या कहते हैं, केंद्र। इसको क्या कहते हैं, केंद्र। और यहाँ पर इस तरह से इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, वृत्त में जो है इसको केंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। और इस प्रकार से जानते हैं वृत्त में सबसे बड़ी जीवा ही क्या होता है, व्यास। इस तरह से बढ़ाते जाइएगा, जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो इसी को क्या कहते हैं, व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को डी से सूचित करते हैं। त्रिज्या को याद रखना है, किससे सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से, और व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर फॉर्मूला हो जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिज्या यानी आर बराबर व्यास बटे 2, ठीक है। और अब कहता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि समझिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। कहेगा अर्धवृत्त की परिधि हाफ, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त की परिधि कहेगा तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि का या परिमाप का है, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से अर्धवृत्त जो बनेगा, इसी में जो है यहाँ पर इतना सा क्या हो जाएगा, परिधि पाई आर होगा, और यहाँ पर जो है परिमाप लिखा रहेगा, तो वहाँ पर आर ई आर, वही मिलके 2r। यहाँ पर वृत्त की, अर्धवृत्त की जो है परिधि जो है पूरा लेना है, पाई आर और प्लस 2r। तो यहाँ पर इस तरह से परिमाप वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा परीक्षा में, तो यहाँ यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। परिमाप, परिधि कहेगा सिर्फ यहाँ पर तब लगाना है पाई आर। परिधि कहेगा तो क्या लगाइएगा, पाई आर, ठीक है। और यहाँ पर परिमाप कहेगा, यहाँ पर परिमाप लिखा रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पर लगाना है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अगला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड समझते हैं आप लोग, इस तरह से वृत्त रहेगा, यहाँ केंद्र से इस तरह से 2 गो त्रिज्या खींच दिए, इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसी को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड कहिए या फिर त्रिज्यखंड कहिए, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। कहेगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कहेगा वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश जानते हैं आप लोग, वृत्त में 4 भागों में बांट दीजिए, जो बनेगा वही चतुर्थांश कहलाएगा। एक ठो भाग जो है ये क्या कहलाएगा, चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। तो वृत्त का चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगला है वृत्त के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कहेगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, या फिर इसी को लिख सकते हैं थीटा बटे 302 से कट जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। थीटा बटे 180 पाई आर भी होता है, कहीं पर फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, या इसी को लिख सकते हैं थीटा बटे 180 पाई आर, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों में से जो भी रहेगा ऑप्शन में मार सकते हैं। अगला है वर्ग का विकर्ण, √2 गुना भुजा, या भुजा गुना √2, दोनों एक ही बात हुआ। वर्ग का विकर्ण, वर्ग समझते हैं, वर्ग में कितना भुजा होता है, 4, और चारों भुजा क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है, ठीक है। तो 4 भुजा, तो यहाँ पर विकर्ण कहेगा, तो विकर्ण इसको कहते हैं इस तरह से, इसमें 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर, और चारों भुजा भी बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। कहेगा आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस आयत। आयत में जानते हैं इस तरह से, आयत में इसको क्या कहते हैं, लंबाई L और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो है विकर्ण इस तरह से 2 गो विकर्ण हो जाएगा, इसमें भी, किस में, आयत में,
ठीक है। तो वही कहता है विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत में। ठीक, अगला जो है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई या एल गुना बी। तो आयत में इतना फार्मूला याद रखना है 3 ठो और वर्ग में भी 3 गो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला है क्षेत्रफल एवं आयतन से फार्मूला देखिए, इसमें घन का विकर्ण, घन जानते हैं बनाने के लिए फिगर इस तरह से घन बनता है। अभी बहुत समय कम है, आप लोग ध्यान दीजिए और टोटल फार्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से घन बनेगा। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, यहाँ पर था वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, घन में √3 गुना भुजा। ठीक है, अगला है घन का क्षेत्रफल, घन का यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा रहेगा या कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा रहेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू। अब कहेगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जैसे घन आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यदि घनाभ में कहेगा तो यहाँ पर देखिए घनाभ में क्या है, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एच यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। अब घनाभ का यहाँ पर भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, कुल पृष्ठ, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, एल बी बी एच और एच एल 2 इंटू। ठीक है, इस तरह से इसको भी याद रखना है आप लोग को घनाभ का। अगला फार्मूला जो है आप लोग के लिए बेलन का, अगला कौन सा फार्मूला है, बेलन। तो बेलन में देखिए क्या है, पहला बेलन का एगो घनाभ का छूटिए गया क्या, घनाभ का आयतन, देखिए यहाँ पर घनाभ का छूट गया, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको भी याद रखना है। अब कहेगा बेलन का, तो यहाँ पर बेलन के लिए सब उल्टा पुल्टा हो गया। देखिए बेलन का कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और कहेगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर यदि कहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो संपूर्ण यानी पूरा बेलन, बेलन समझते हैं आप लोग, इस तरह से बेलन बनता है, इसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है बेलन, तो यहाँ पर याद रखना है, वही कहता है, यहाँ पर आर होता है, ऊपर भी आर होता है। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर, और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, दोनों में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हिरौन सूत्र, हिरौन सूत्र जो है यानी एस, हिरौन सूत्र किसको कहते हैं, हिरौन सूत्र में पहले क्या निकालते हैं एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और एस यानी अर्ध परिमाप, एस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हिरौन सूत्र आप लोग को नहीं आएगा, आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए पहले गोला, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, गोला गोला कहाँ लिखा हुआ है, सब उल्टा। देखिए हम गोला कर पहले शंकु का, देखिए पहले शंकु का कहेगा आयतन, शंकु का आयतन बोलेगा तो क्या बोलिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर दिखाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल। तीसरा नंबर याद रखना है, शंकु का कहेगा कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका शंकु का, तो यहाँ पर याद रखना है क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इसी को कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अगला शंकु का एक जगह कर दिए हैं। इसी तरह सब अर्धगोले का देखिए, अर्धगोले का कहेगा गोला पहले समझिए, अगर कहेगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला जो है गोले का कहेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ कहेगा या वक्र पृष्ठ कहेगा, दोनों एक ही होता है। अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, यहाँ पर भी लिख दिए हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इन एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु का छिन्नक का आयतन पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई इंटू R1 प्लस R2 गुना एल पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई इंटू एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी इसमें माध्य माध्य का बहुलक, तीनों का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सांख्यिकी में क्या है, माध्य क्या होता है, समेसन, इसको सिग्मा बोलिए या समेसन, सिग्मा fx, इसी को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। माध्य बराबर याद रखना है क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, क्या बोलते हैं, सिग्मा f, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला देखिए बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 यहाँ पर है, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और गुना I कहिए या H, कहीं पर I लिखा रहता है, कहीं H भी कर सकते हैं, या I लिखिए, कुछ भी लिखिए, यहाँ पर भी H लिखिए या I लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्गांतराल, यहाँ पर जो है इसका H होता है। अगला माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, CF मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है, और गुना H। अब बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। अब याद रखना प्रायिकता में फार्मूला क्या, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला है प्रायिकता का सूत्र, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, यानी फार्मूला क्या हो जाता है, PE बराबर फार्मूला होता है NE/NS, इसको दिमाग में रखना है, टोटल फार्मूला। इस तरह से समाप्त हो गया, ठीक है, द एंड हो गया फार्मूला। तो इस तरह से इस वीडियो को इतना में ही रोकते हैं। आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, और इस सब टोटल फार्मूला को याद कर लीजिए, टोटल फार्मूला, क्योंकि टोटल फार्मूला ही पूछता है, और फार्मूला से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि और सब वीडियो हम बनाएं। इस तरह से वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।